जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। अब ब्राह्मण बोल भी रहा है जी। और उसी ब्राह्मण जो बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं राज सिंहासन हिलता हुआ तो दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी मतलब काम करने वालों की कोई पूछ नहीं है, तो फिर हमको तो काम करने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ऐसे में अखिलेश जी का साथ मिला, सहयोग मिला, ब्राह्मण का झुकाव तेजी से इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है। कम से कम स्टेट बीजेपी में तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि ब्राह्मण्स की कोई से नहीं है। जी। बिल्कुल क्लियर है ये बात। विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? हम मायावती भी जोड़ने की बात कर रही है कि हम ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे, ब्राह्मण समाज हमारे साथ। और एक बार वो 24 में तो ब्राह्मण समाज ने कई सारी सीटों पर समाजवादी का साथ दिया था, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी को 2027 में कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी तो चाहती है कि 4 ब्राह्मण बैठ के कहीं बात ही ना करें, नहीं तो धारा 144 लगा देंगे ये। इनका तो ये हाल है। अखिलेश यादव जी को किस तरह का नेता मानते हैं आप? कैसे उनकी पॉलिटिक्स को देखते हैं? तो समाजवादी पार्टी में आए होंगे तो कुछ तो भूमिका पे तमाम चर्चा तो हुई होगी। क्या भूमिका तय की गई है? और जो ब्राह्मण समाज लामबंद होकर एक मुश्त बीजेपी के साथ था, उसका एकाएक ये मोहभंग क्यों हुआ? 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से ग्राउंड पर सक्रिय नजर आ रही है और लगातार नए नए चेहरे अपनी पार्टी में शामिल करे, इससे पहले चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर जो है राजकुमार पाल, उन्होंने इससे पहले पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अभी हाल ही में एक चेहरा जो रोहित पांडे, जो पूर्व प्रत्याशी संत कबीर नगर लोकसभा प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और जिसकी धमक इस समय चर्चा हर ओर उस चीज़ की चर्चा है कि ये ज्वाइनिंग बड़ा फेमस रही। इस समय आप किसी भी अखबार में, आप लखनऊ में जहां भी आप जिस तरफ निकले होंगे, हर तरफ होल्डिंग हो। और इससे ये चर्चा खास हो गई कि रोहित पांडे ये कौन है। लोग जानना चाह रहे हैं कि रोहित पांडे कौन है जिन्होंने पूरा जो है पूरे लखनऊ को, एक हिसाब से पूरे लखनऊ का सिस्टम ही हैंग कर दिया। हमारे साथ रोहित जी हैं, हम बातचीत करते हैं, इनसे विस्तार में बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में आपकी ज्वाइनिंग हुई और आपने पूरा सिस्टम ही हिला दिया है। इस समय आपकी ही चर्चा हो रही है हर तरफ। नहीं, देखिए, सिस्टम हिलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। यूजुअल जो ज्वाइनिंग में मैंने होता है वही किया मैंने। बैनर पोस्टर लगते ही हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापन, ऐड या विज्ञप्ति ये जाती ही है। हाँ, जहाँ तक बात है जन समूह, हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग आए। मैंने जिसको भी कहा सब लोग मतलब हर्षोल्लास के साथ इस पे इन्होंने हमारा साथ दिया और ज्वाइनिंग में हमारे साथ रहे। आप जिस तरह से विजुअल आप देखिए, आप विजुअल में देखेंगे कि किस तरह से जो वहाँ पर शंखनाद हुआ, ब्राह्मण समाज खासकर हर्षोल्लास से, जिस तरह से रोहित पांडे जी ने बताया, हर्षोल्लास के साथ कल जो जिस तरह का हर्षोल्लास दिखा हमें, आप विजुअल पहले देखिए। 2027 का शंखनाद है क्या? बिल्कुल शंखनाद शंखनाद हो गया है। हो गया। शंखनाद हमारा ये शंखनाद कर दिया है। कर दिया। अब ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी। अब देख रहे होंगे कि हर किसी के चेहरे पे, जो लोग आए थे शंखनाद के साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर शंखनाद हुआ और लोग कह रहे थे कि इस बार ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल बढ़ता जाएगा। तो ये जो शंखनाद था, ब्राह्मण खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे थे तमाम, उनका ये कहना था कि ये शंखनाद हो गया है 27 का। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। हमारा संपर्क, हमारी रिश्तेदारियाँ सब इस समाज में हैं। तो सारे लोग आए थे और शंखनाद करना ये तो उनके हर्षोल्लास का प्रतीक था। वो जैसे अपने आप को व्यक्त करना चाहते थे उन्होंने वैसे व्यक्त किया। और इस बात में सच्चाई है कि ब्राह्मण का झुकाव तेज़ी से इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है, क्योंकि पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिससे ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं है, तो वो समाजवादी पार्टी को एक नए विकल्प के रूप में प्रदेश में देख रहा है। तो ये 2027 में यानी कि ब्राह्मण जा रहा है, जिस तरह से कल दिखा जो हर्षोल्लास, वो परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है, परिवर्तन चाह रहा है क्या? आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग आते जाते मिलते जुलते रहते हैं, सैकड़ों इंटरव्यू करते रहते हैं। आपको खुद ये दिखाई दे रहा होगा कि ब्राह्मणों का मोहभंग इस सरकार में से ज़्यादा हो चुका है अब, और धीरे धीरे वो वोट में कन्वर्ट होगा। और चूंकि यहाँ की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है और वही बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में है, तो नए विकल्प के तौर पे ब्राह्मणों के लिए सबसे अच्छा विकल्प समाजवादी पार्टी है और अखिलेश जी का नेतृत्व। लेकिन समाजवादी पार्टी ठीक है विपक्ष में है पिछले 10 साल से, आपने समाजवादी पार्टी क्यों चुनी? तमाम जो राष्ट्रीय, आप कांग्रेस से तो आए हैं, ब्राह्मण समाज इस समय तमाम मायावती भी जोड़ने की बात कर रही है कि हम ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे, ब्राह्मण समाज हमारे साथ। और एक बार वो ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जो 2007 में उनका सफल रहा था। देखिए, 2000
से लेकर के 2007 तक जो मायावती जी की राजनीति थी वो काफ़ी बोल्ड पॉलिटिक्स थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज से वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं। तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा। पिछली बार उनको विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मिली, लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। तो वोट बैंक तो उनके पास है, लेकिन वो जब तक नेता या पार्टी नेतृत्व जनता के बीच में उतर करके जनता की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करेगा, लोगों का मोह भंग हो जाता है। तो पिछले 10 साल से वो मैं नहीं समझता हूँ वो उतनी प्रोएक्टिव नहीं रही जितना वो हुआ करती थी। इससे उनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो बसपा जो है भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में अभी कहीं भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सर्किल में ये चर्चा रहती है कि शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बीजेपी। तो जो नॉन बीजेपी वोटर है, मुझे नहीं लगता है कि वो जो बीजेपी को अब सपोर्ट करना नहीं चाहता है इस चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि वो बीएसपी के साथ जाएगा। सर एक सवाल अगर ले लिया जाए, ये सब हर किसी के मन में है कि जो ब्राह्मण समाज 2014, 2017, फिर 2019, 2022 तक और कहा जाए तो 2024 भी, जो ब्राह्मण समाज लामबंद होकर एक मुश्त बीजेपी के साथ था, उसका एकाएक ये मोह भंग क्यों हुआ? इसके पीछे के लोग कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण मुखर होकर बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। देखिए, मैं 2 ही स्टेट का इलेक्शन अलग होता है, सेंटर का इलेक्शन अलग होता है। यही ब्राह्मण 50 साल तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। आखिर कुछ न कुछ तो वजह रही होगी जो कांग्रेस से मोहभंग हो गया। कांग्रेस अपनी ज़मीन उत्तर प्रदेश में खो दी। पार्टियां आती हैं, हम जनता या कोई समाज किसी पार्टी को चुनता है, जब पार्टियों को अपने अपेक्षाओं पे खरा नहीं पाता है या वो देखता है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे ही अगेंस्ट हैं या हमारी ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ही मोह भंग होता है। ऐसा कोई समाज नहीं जो किसी पार्टी से बंधा हुआ है। हमेशा ये डायनामिक्स जो है मूव होता रहता है। तो अब वो मूवमेंट आपको दिखना शुरू हो गया है और अगले चुनाव में और 24 में तो ब्राह्मण समाज ने कई सारी सीटों पर समाजवादी का साथ दिया था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप कोई एक समाज जो है किसी पार्टी का डेडिकेटेड वोटर है, आप कुछ भी करेंगे वो आपको वोट देता ही रहेगा। आपकी नीति नीयत नहीं उनके प्रति सही है, वो अपना वोट बदलेंगे, इसका उनको डेमोक्रेसी में राइट है। सर आपने कांग्रेस की छोड़ी? देखिए, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव ये कांग्रेसी था, जैसा कि पहला सब हुआ करते थे। हमारे गांव के लोग अच्छे अच्छे पदों में विधानसभा में, लोकसभा में रहे भी हैं। मेरे कांग्रेस छोड़ने की वजह थी 2014 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि हमारे वहाँ कांग्रेस का कोई बहुत बेस वोट तो है नहीं, फिर भी मैं 1 साल पुराना ही था, मैंने पूरा संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया। मैंने वहाँ से ब्लॉक प्रमुख, 2-4 जिला पंचायत सदस्य, जो कांग्रेस के लिए इस वक्त बहुत बड़ी बात है, मैंने जिता करके दिए। लेकिन पार्टी ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं लगातार 5 साल पार्टी में काम करता रहा। 2019 में मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैंने 6 साल पार्टी का पूरा निष्कासन बिना किसी और पार्टी में गए, मैंने अपनी सोशल सर्विसेज तो जारी रखी, लेकिन मैंने पॉलिटिकल कोई भी मूवमेंट नहीं किया। लेकिन जब मुझे लग गया कि पार्टी स्टेट लेवल पे बैंकरप्ट हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी मतलब काम करने वालों की कोई पूछ नहीं है, तो फिर हमको तो काम करने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ऐसे में अखिलेश जी का साथ मिला, सहयोग मिला, उनका विज़न मिला, एक्टिव हैं, एजुकेटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं, व्यवहारिक हैं। तो ऐसा हर कोई नेता ऐसे नेता के अंडर में काम करना चाहता है। मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे वो विज़न मिला, इसलिए मैं अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी से जुड़ा। सर चूंकि मैं अमेठी से हूँ जी, और अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे। जी, जी। तो ये जो कांग्रेस का डाउनफॉल है जिस तरह से, खासकर हिंदी पट्टी राज्यों में, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, अब मैं इतने बड़े लेवल की तो पॉलिटिक्स मैंने की नहीं है कांग्रेस में सेंटर की। हाँ, हम अपने लोकेलिटी की, अपने रीजन की, जैसे कि कहिए पूर्वांचल की राजनीति को थोड़ा बहुत जो मैं 9-10 सालों में समझ पाया हूँ। कारण ये है कि हम ज़मीन पे है ही नहीं। हमारा एजेंडा ठीक है, हमारी लीडरशिप भी ठीक है, लेकिन हम ग्रास रूट लेवल पे है ही नहीं। हमारी बात जनता के बीच में रहने वाला, कहने वाला कोई बचा ही नहीं है। एक जनरेशन दूर हो गई है कांग्रेस से। इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जमीन पे है ही नहीं, लेकिन इमरान मसूद जी हों चाहे अजय राय जी हों, वो ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की 37 और गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटें आई हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो कांग्रेस की वजह से आई हैं। और वो ये कह रहे हैं कि
कांग्रेस कभी अजय राय जी कहते हैं हम 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, वो कहते हैं कि हम गठबंधन में 173 सीटों पर, भी नया बयान आया इमरान मसूद का, कह रहे हैं हम 173 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेटजी होती है, प्रेशर टैक्टिक होती है कि कैसे वो सीट निगोसिएशन। मेरा इतना बड़ा न सोच ना इतनी बड़ी काम है। जहाँ तक इमरान मसूद जी की बात है, जी वो खुद बहुत मजबूत आदमी हैं, जी मजबूत परिवार से आते हैं, उनका अपना ही वोट बहुत ज़्यादा है, निजी वोट, मैं उनको जानता हूँ। अजय राय जी भी एक अच्छे नेता हैं, उनका अपना, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस में नेताओं का अभाव है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। और जो ये नेता, जो कुछ चंद कांग्रेस के नेता हैं, जैसे पहले हमारे पडरौना में राजा साहब थे, फिर यहाँ आपके इनके लड़के जितेंद्र प्रसाद जी के लड़के थे, इन लोगों का अपना जनाधार बहुत है। लेकिन आपको सत्ता में आने के लिए, सरकार में आने के लिए, हर सीट पर आपको कम से कम 50% लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें चाहिए होती हैं। तो हम 202, 201 नहीं सोच सकते हैं आज की ग्राउंड स्थिति को लेकर के। और बाकी अजय राय जी बताएंगे या कांग्रेस नेतृत्व तो बताएगा वो किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें तो जी मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आप समाजवादी हो चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी को 2027 में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये तो क्लियर है कि कंटेस्ट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच है। तो इसमें क्या है कि वोट परसेंटेज भी पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि अगर आप सीट्स के टर्म पे तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिखता है, लेकिन वोट परसेंटेज के टर्म में 4 या 5% का ही टोटल डिफरेंस है। तो अगर 2 या 3% का भी स्विंग होता है तो बीजेपी स्टेट नहीं बचा पाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि ये स्विंग अब एविडेंट है। आप देख रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण समाज में नहीं, कोई इनसे संतुष्ट नहीं है। जी। और ब्राह्मण समाज की बात की जाए, जैसे ब्राह्मण समाज, आपने कहा कि ब्राह्मण समाज नाराज, लेकिन ब्राह्मण समाज के एक तरफ देखिए बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, देखिए डिप्टी सीएम हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, AK शर्मा जी हैं, तमाम इस तरह के जो हैं। तो फिर ब्राह्मण जो है वो आपके पीछे या समाजवादी पार्टी के पीछे क्यों जाएगा, और कहाँ लग रहा है कि आपको चूक कहाँ बीजेपी कर रही है आप लोगों के साथ? देखिए, मैं तो कभी बीजेपी से में रहा नहीं, ना बीजेपी से कभी जुड़ा रहा किसी भी तरह से। जहाँ तक इसकी बात है कि बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं। देखिए, अगर आप सिंबल हटा दें, जो आज की डेमोक्रेसी में जो पब्लिक का वोट है, वो एक उस पर परसेप्शन पर पड़ता है। जिन चेहरों को आप बड़ा चेहरा कह रहे हैं, आप बिना सिंबल के उनको चुनाव लड़ा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा उनके पीछे कितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हाँ, ये बात सही है कि अभी तक जो बीजेपी का ने ऐसा परसेप्शन बनाया था कि ब्राह्मण का इंक्लिनेशन बीजेपी के तरफ था, ठीक है। और इसके सबसे बड़े जन्मदाता अटल जी हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि जो लेटरल शिफ्ट ब्राह्मण वोट का हुआ था कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, वो अटल जी की वजह से हुआ था। हाँ, बीजेपी ने उसको कैपिटलाइज किया, उसको यूज़ करके वो स्टेट में और सेंटर में कई बार सत्ता में आए। लेकिन अगर आप, जैसे हमने आपको वोट दिया, हम देते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भाई हम वोटर हैं, वी आर नॉट बाउंडेड टू एनीवन। जब हमारा मन करेगा हम अपना वोट शिफ्ट करेंगे और आपके अल्टरनेटिव को वोट करेंगे। तो अब ब्राह्मण उस दिशा में चल चुका है। आप मेरी बात हटा दीजिए, आप प्रेस में हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या ब्राह्मण अल्टरनेट ढूंढ रहा है? जिस तरह की पूर्व में घटनाएं हुई हैं पिछले 3-4 महीनों में, अभी आप एक वो घटना देखिए जो कुछ ब्राह्मण विधायकों ने बीजेपी के सिर्फ लंच या कुछ लिट्टी चोखा का प्रोग्राम एक साथ कर लिया था। सारे संप्रदाय, सारे कम्युनिटीज़ के लोग, सारे कम्युनिटीज़ के विधायक मीटिंग करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, उसमें हाहाकार मच गया। उससे पहले कुटुंब हुआ, राजपूत जो विधायक थे वो इकट्ठा होकर बैठे। उसमें जाना ही नहीं चाह रहा हूँ, कोई करे, सबका अधिकार है। अगर मैं लीडर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या लीडरशिप कर रहा हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी को ही तो स्ट्रांग करने के लिए कर रहा हूँ। आप भीमराव अम्बेडकर जी का उदाहरण लीजिए, आज उन्हीं की देन है कि आज जिनको सबसे दबा हुआ, कुचला हुआ या पतित समाज माना जाता था, आज वो उठ करके खड़ा है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर हमारे ग्रुप के लीडर्स कहीं बैठ करके, या किसी भी XYZ, मैं किसी को उसमें बुरा नहीं मानता हूँ, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे वो लोध समाज हो, ठीक है, चाहे वो राजभर समाज हो, तो सब नेता अगर अपने अपनी इसकी मीटिंग कर रहे हैं अपने अपने कुनबे की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनको उस बात को उन्होंने इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो इससे ब्राह्मणों में नाराज़गी है कि भाई हम अपनी बात आपस में भी नहीं कर सकते हैं, बाहर करने की तो बात अलग है। बीजेपी तो चाहती है कि 4 ब्राह्मण बैठ के कहीं बात ही ना करें, नहीं तो धारा 144 लगा देंगे। इनका तो ये हाल है। मैं इसी पे बात कर रहा था कि कुटुंब के नाम से होती है, राजपूत विधायक बैठते हैं, फिर ब्राह्मण विधायक बैठते हैं,
उसके बाद फिर लोधी समाज की मीटिंग होती है, उसके बाद फिर कुर्मी समाज के ही विधायक बैठ लेते हैं। तब ये ना तो किसी ने नोटिस जारी किया, ना किसी ने कोई बवाल हुआ, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज के जो विधायक थे वो बैठते हैं तो उस पर जो है नोटिस जारी हो जाता है कि इस तरह की जो गलती है आगे ना हो, नहीं बर्दाश्त से बाहर है, ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। तो क्या लगता है कि जो ब्राह्मण समाज के जो लीडर हैं, डिप्टी सीएम से लेके जो मंत्री हैं तमाम, वो ब्राह्मण समाज की बात उस तरह से नहीं रख पा रहे हैं, या उस मजबूती के साथ अपने आप को नहीं पेश कर पा रहे हैं कि पार्टी ये कहे कि भाई मेरे साथ एक कम्युनिटी के ब्राह्मणों का वोट भी तो आपको लेना है? देखिए, ये बात तो सही है कि जो बीजेपी के पास लेजिस्लेटिव में ब्राह्मणों का नंबर है जी। लेकिन आज के तारीख में कम से कम स्टेट बीजेपी में तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि ब्राह्मण्स की कोई से नहीं है। जी। बिल्कुल क्लियर है ये बात। कोई से ही नहीं है ब्राह्मण्स की, बात रखने वाला नहीं है। कोई बात रखने वाला नहीं है। अब क्या मजबूरी है, ये तो जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वही जान सकते उत्तर हैं। प्रदेश में सर एक नारा खूब चलता है, क्या? जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। अब ब्राह्मण बोल भी रहा है, जी। और उसी ब्राह्मण जो बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं राज सिंहासन हिलता हुआ तो दिख रहा है कि राज सिंहासन डोल रहा है, लेकिन उस ब्राह्मण की तरफ मायावती जी भी दावा कर रहे हैं। देखिए अभी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि 2-3 जो लिस्ट जारी की है, उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, और प्रत्याशी घोषित करने में ब्राह्मणों का नंबर सबसे पहले लगाया है। तो ब्राह्मण अब वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, फरसा हाथ में लिए घूम रहे हैं, 2022 में भी लेके घूमे थे। तो किस तरफ ब्राह्मण मूव हो रहा है? देखिए, ये डेमोक्रेसी है। जी। बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या हमारी अपनी समाजवादी पार्टी हो, जी। हर पार्टी अपनी नीयत और नीति के साथ जनता के बीच में जाएगी। जी। ये जनता को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मायावती जी ब्राह्मणों को टिकट ना दें या बीजेपी ब्राह्मणों को अच्छा करने की कोशिश ना करे, ब्राह्मणों के बीच में अपनी स्थिति, ये उनका राइट है, वो ये करेंगे। लेकिन आज के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, विकल्प के रूप में सिर्फ ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को देख रहा है। समाजवादी पार्टी हाँ, आने वाले समय में आपको कई ऐसे दिग्गज चेहरे समाजवादी पार्टी में आते और दिखेंगे। इस समय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धर्म युद्ध यात्रा लेकर निकल पड़े हैं, और वो लगातार बीजेपी के खिलाफ ही, कहा जाए तो योगी जी की और शंकराचार्य जी की ठन चुकी है। वो उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है आपके शंकराचार्य होने का, और वो उनको ये कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं, गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। जिस तरह से बटुकों की चोटी उखाड़ी गई, फिर जो ये पूरा प्रशासन एक बन रहा है, तैयार हो रहा है, नैरेटिव तैयार हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? और खासकर जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, तमाम शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, उसके बाद फिर उनके ऊपर ही जो है उनके बटुकों के साथ ही आरोप लगा दिया गया कि वो जो है पॉस्को तक का मुकदमा दर्ज कराने की बात करनी गई। देखिए, पहली बात तो हम लोग पॉलिटिशियन हैं जी। धर्म में हम बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। किसी भी धर्म गुरु के साथ, हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है, किसी भी धर्म गुरु के साथ, क्योंकि ये देश आस्थावान देश है, हम एथिस्ट कंट्री तो है नहीं। यहाँ हर व्यक्ति की किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी भगवान से, भगवान के अलग स्वरूपों से आस्था है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाए। तो अगर वो धर्म गुरु हैं तो हमारे कंट्री के सेटअप में और हमारे कल्चर के सेटअप में, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ये पिलर हैं। तो उन सरकार को भी उनसे दूरी रखनी चाहिए, जो उनका उचित मान सम्मान है उनको मिलना चाहिए। और जो ये तो आपको पता है, ये जो सरकार इसने पुलिस स्टेट बना दिया है, जो कोई बात ना सुने, बात ना समझे, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उसके खिलाफ एक FIR लिख दो किसी भी बात पर। और ये पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए क्रिएट करना कोई टफ काम है नहीं, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है FIR का, तो ये सब उनको करके प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कोई सरकार हो। और जो धार्मिक या आस्था से रिलेटेड जो रिस्पेक्ट है वो उन धर्मगुरुओं को मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया, मैंने कल अपने संबोधन में भी बोला कि बीजेपी ने जो बहुत थिन सिल्वर लाइनिंग है रिलीजन के बीच में और आप समझ लीजिए पॉलिटिक्स के बीच में, जब भी आप उसको फेड करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी को किस तरह का नेता मानते हैं आप? कैसे उनकी पॉलिटिक्स को देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेटेड है, दूसरी चीज़ है विज़न है उनके पास, तीसरी चीज़ है वो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। ये तीन तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं उनमें, और सबको एक साथ ले करके चलने का जो उनका तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मिलना जुलना,
बात करना चीज़ों पे खुल करके, यही चीज़ अब वो वाली लीडरशिप नहीं रह गई, डिक्टेटरशिप वाली कि नेता हाँक रहा है, उससे जूनियर नेता उसके पीछे चल रहा है। तो अखिलेश जी हम लोगों की बातों को समझते हैं, अगर हम लोग कोई सलाह देते हैं तो उसको भी समावेशित करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी अच्छाई मुझे लगी, इसलिए मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूँ। अखिलेश यादव जब कभी भी जब बोलते हैं, वो पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो एक नारा जरूर देते हैं कि काम बोलता है उनका, और वो हर अपने जो है संबोधन में अपने काम गिनाते हैं। वो चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ मेट्रो हो, इकाना स्टेडियम हो, कैंसर इंस्टीट्यूट हो, डायल 100 हो, या फिर जो है डायल 108 हो, एम्बुलेंस हो, इस तरह के उन्होंने तमाम जो है काम, इतने काम गिनाते हैं। लेकिन जनता उनको लगातार नकारती रही उनके काम को। तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो विजन आपने अभी कल अपने संबोधन में कहा कि विजनरी नेता हैं, उनके पास विजन है, तो ये विजन उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी, जहां पर वही 9 साल से योगी जी लगातार एक ही चर्चा, उनका एक क्लियर लाइन है, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, और उसके बाद फिर ये जनता लग रहा है कि अब इससे बाहर निकल लेगी। देखिए, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, कौन कहता है कि जनता सपा को नकार रही है? आज अगर 42% वोट बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में मिला और 37-38% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, तो 42% लोग हैं जो बीजेपी की रिलीजियस पॉलिटिक्स से सेटिस्फाइड हैं। 38% लोग हैं जो अखिलेश जी को से सेटिस्फाई हैं, वो अखिलेश जी को वोट कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपसे ही कहा। तो जनता ने हमको अखिलेश जी को या अखिलेश जी के कामों को नकारा नहीं है। प्लस हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मशीनरी से चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी चुनाव लड़ने की मशीन है और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। अखिलेश जी बेचारे एक नेता अपनी बात कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के थ्रू। आज आप बीजेपी का एडवर्टीजमेंट का बजट देख लीजिए, जो योजनाएं जमीन पर नहीं भी आई हैं वो भी प्रचारित कर दी गई हैं। प्लस जब इलेक्शन लास्ट में आता है, जैसा कि आपने बिहार में देखा, 10-10 हज़ार रुपये उस दिन उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ट्रांसपेरेंट व्यू में देखेंगे, तो आपको लगेगा तो वोट खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे 3-4-5% का वोट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कतई बात नहीं है कि अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी को या उनके काम को जनता ने नकारा है। आप वोट परसेंटेज देखिए, सीटों को मत देखिए, आप जनता का देखिए क्या रेशियो है जो हमारे साथ है, क्या रेशियो जो उनके साथ है, हम किस मैकेनिज्म से वो वोट ले पा रहे हैं, वो कौन कौन सा मैकेनिज्म ले करके अपने वोट को एनहांस कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, ठीक है। तो इसमें नकारात्मक जैसी कोई बात नहीं है। जनता एक्सेप्ट करती है, जनता मानती है, लेकिन वोट कई आधार पे, कई तरह का उसमें वो होता है जिसको देख करके जनता वोट करती है। उसमें जो परसेंटेज डिफरेंस आता है, हाँ, सरकार नहीं बनती है तो आपको लगता है कि अच्छा विपक्ष तो पूरा नकारात्मक हो गया, लेकिन आप विपक्ष का वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज देखिए, उसको कंपेयर कीजिए। 2022 के चुनाव में महज समाजवादी पार्टी और भाजपा में 5 लाख वोटों का डिफरेंस था। नहीं 5 लाख वोट नहीं, 5% का डिफरेंस था। 5 लाख वोट मिले थे। हाँ 5 लाख वोट, 2-2 हज़ार वोट, 3-3 हज़ार वोट, 5-5 हज़ार वोट से सीटें डिसाइड हुई। तो इसका मतलब क्या कि अखिलेश जी के काम को नकार देगा? आखिर अगर 1,10,000 वोट भाजपा को मिला है, वहीं 1,05,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, तो वो 1,05,000 लोग भी तो हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके। यही तो उनकी ग्राउंड पे स्ट्रेंथ है। अच्छा सर, अब आप क्योंकि राष्ट्रीय दल छोड़ के आए हैं, राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, तो समाजवादी पार्टी में आए होंगे तो कुछ तो भूमिका पे तमाम चर्चा तो हुई होगी। क्या भूमिका तय की गई है और किस भूमिका में दिखेंगे रोहित पांडे जी आने वाले समय में? देखिए, अभी मैंने कल ही पार्टी ज्वाइन करी है। मैंने अखिलेश जी को ये बताया कि जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, उस पूरे सामर्थ्य के साथ मैं अखिलेश जी के साथ खड़ा हूँ। जो जिम्मेदारी अब आने वाले समय में वो बताएंगे कि हमको किस रोल में वो सेलेक्ट करते हैं, तो जो जिम्मेदारी वो हमको देंगे, हम उसको 100% अपनी तरफ से और हमारे लीडर को सेटिस्फैक्शन लेवल तक हो, हम उतना काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? देखिए जी, अभी तो मैं पीछे लोकसभा प्रत्याशी था। मेरी राजनीतिक ज़मीन संत कबीर नगर ही है, तो पार्टी जो भी निर्देश देगी हम उसको वो करेंगे। कोई तो विधानसभा होगी जहाँ से आपकी तैयारी होगी कि हमको यहाँ से चुनाव लड़ना या लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे इस ये तो देखिए कुछ चीज़ें भविष्य में ही रहें तो ठीक है, जैसा होगा तो बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रोहित पांडे जी थे जिनकी ज्वाइनिंग की चर्चा इस समय पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में है कि इन्होंने जो ज्वाइन किया और जो एंट्री की है धमाकेदार, वो कहीं ना कहीं नींद तो उड़ा ही रही है। और जिस तरह से इनकी जो ब्राह्मणों के साथ
हजारों ब्राह्मणों के साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी का जो कुनबा बढ़ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या 2027 का जो आने वाला चुनाव है, वो जो उत्तर प्रदेश का नारा है कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ये नारा 2027 में सत्य होने जा रहा है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।